नेपाल एक छोटा सा देश, लेकिन आज दुनिया की नज़रें यहाँ टिक गई हैं। सड़कों पर जनता का समंदर उमड़ रहा है और सरकार की कुर्सी हिल रही है। असली सवाल ये है कि क्या ये प्रोटेस्ट सिर्फ गुस्सा है या फिर एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा? कौन लोग हैं जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है इन प्रोटेस्ट्स का? क्या ये वाकई में आवाम की सच्ची लड़ाई है या फिर महज राजनीति के चेस बोर्ड पर चलने वाली एक और चाल? आज के वीडियो में हम उठाएंगे वो सवाल जो आपके दिमाग को झंझोड़ देंगे। नेपाल में चल रही आग एक चिंगारी से शुरू हुई और उस चिंगारी का नाम था सोशल मीडिया बैन। 4 सितंबर 2025 ये वही तारीख है जिस दिन नेपाल सरकार का एक छोटा सा लिया हुआ कदम उन्हें बहुत भारी पड़ गया। नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर जैसे नामचीन प्लेटफॉर्म्स भी शामिल थे, उन पर एक बैन लगा दिया। ये बैन ही था जो इन प्रोटेस्ट का असली ट्रिगरिंग पॉइंट बना। नेपाल की टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी ने मोबाइल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ऑर्डर दिया कि वो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डीएक्टिवेट कर दें। ये एक्शन तब लिया गया जब इन प्लेटफॉर्म्स ने 28 अगस्त से दिए गए 7 दिन के डेडलाइन में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कुछ डायरेक्टिव्स इशू किए थे। नेपाल की सरकार के द्वारा लिया गया ये रेगुलेटरी स्टेप उन डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही लिया गया है। इनमें क्लियरली लिखा है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक लोकल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाना होगा, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना होगा, एक ग्रीवियंस हैंडलर अपॉइंट करना होगा। जिन प्लेटफॉर्म्स ने गवर्नमेंट की इन रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई किया, जैसे टिकटॉक और वाइबर, वो अभी भी नेपाल में चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के बाद इसी साल नेपाल की पार्लियामेंट में एक नया सोशल नेटवर्क बिल इंट्रोड्यूस किया गया और ये बिल एक नॉर्मल लॉ नहीं बल्कि पूरा का पूरा गेम चेंजर है। इसकी प्रोविजंस कहती हैं कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल में चलने के लिए गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना होगा और एक लाइसेंस लेना होगा। लेकिन शौक ये है, हर गवर्नमेंट को लगे कि कोई प्लेटफॉर्म देश की शांति, सुरक्षा, सॉवरेनिटी या नेशनल इंटरेस्ट के लिए खतरा है तो वो उसका लाइसेंस सीधा रद्द कर सकते हैं। नेपाल में आए ये सोशल मीडिया बैन के डिसीजन से जेन ज़ी को सबसे बड़ा धक्का लगा। जेन ज़ी एक ऐसी जनरेशन है जो लगभग 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई। मतलब जो लोग आज के टाइम में 13 से 28 साल के बीच में हैं, वो सब जेन ज़ी कहलाते हैं। ये जनरेशन पूरी तरह डिजिटल दुनिया में बड़ी हुई। स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया, इंटरनेट इनके लिए कुछ नया नहीं बल्कि नॉर्मल है। इसीलिए इन्हें अक्सर डिजिटल नेटिव्स भी बोला जाता है और इसी वजह से नेपाल के करंट प्रोटेस्ट्स को लोग जेन ज़ी अपराइजिंग कह रहे हैं। अब तक की जानकारी सुनकर आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि जैसे एक बच्चे अपने माँ बाप से रूठकर हंगामा करते हैं, वैसे ही कुछ जेन ज़ीज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन होने पर आक्रोश दिखा रहे हैं। लेकिन असली सच्चाई कुछ और है। सोशल मीडिया बैन तो बस एक स्पार्क था, एक चिंगारी, लेकिन असली आग तो कुछ और ही कारण से लगी है। असली वजह है नेपाल की डीप रूटेड प्रॉब्लम्स जो सालों से बिल्ड हो रही हैं। जेन ज़ी जो इंटरनेट के साथ बड़े हुए हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं पॉलिटिकल करप्शन, नेपोटिज्म, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन से। नेपाल एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मोनार्की खत्म होने के बाद से नेपाल की गवर्नमेंट आती जाती रहती है, लेकिन करप्शन कम नहीं होती। पॉलिटिशियंस और उनके बच्चे, जिन्हें लोग नेपो किड्स बोलते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल्स जीते हैं, डिज़ाइनर क्लोथ्स, फॉरेन वेकेशंस, एक्सपेंसिव कार्स, जबकि एवरेज नेपाली यूथ को जॉब तक नहीं मिलती, एजुकेशन सिस्टम बहुत महंगा है और पॉवर्टी बहुत बढ़ रही है। जेन ज़ीज़ को लगता है कि पॉलिटिशियंस देश को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है, जॉब्स नहीं हैं और करप्शन हर लेवल पर है। सोशल मीडिया बैन ने इन फ्रस्ट्रेशंस को एक प्लेटफॉर्म दिया ऑनलाइन मोबिलाइज होने का, फिर वो ऑफलाइन प्रोटेस्ट में बदल गया। जैसे एक नेपाली सिटीजन ने कहा, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ करप्शन एंड बैड गवर्नेंस इज द मेन रीजन। ये नहीं है सिर्फ बैन के अगेंस्ट, ये है एक डिमांड फॉर रियल चेंज, बेटर गवर्नेंस, जॉब्स और डिग्निटी। चलिए एक कहानी के जरिए महसूस करते हैं
कि 8 सितंबर 2025 को नेपाल की सड़कों पर किस तरह का रोष, किस तरह का माहौल था। और यकीन मानिए, महज उस दिन की घटनाओं को सुनकर ही आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिन 8 सितंबर 2025, वक्त सुबह के 8 बजे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सन्नाटा था, लेकिन हवा में तनाव महसूस हो रहा था। कुछ दिन पहले सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स जैसी 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया था। वजह, वो कहते हैं सेफ्टी लॉ, लेकिन युवा इसे आज़ादी पर हमला मान रहे थे। सुबह सुबह माइती घर मंडला और न्यू बनेश्वर में हजारों युवा इकट्ठा होने लगे। वो चिल्ला रहे थे, भ्रष्टाचार बंद करो, नेपो किड्स को बाहर निकालो। ये जेन-ज़ी की क्रांति थी, लीडरलेस लेकिन ताकतवर। कोई नहीं जानता था कि ये शांतिपूर्वक मार्च कब खूनी बन जाएगा। वक्त है सुबह के 10 बजे। भीड़ बढ़ती जा रही थी। काठमांडू की सड़कें युवाओं से भर गई। वो प्ले कार्ड्स लिए हुए थे, स्टॉप करप्शन, सोशल मीडिया वापस लाओ। सरकार की नींदें उड़ चुकी थी, पुलिस तैयार थी, लेकिन युवा डरने वाले नहीं थे। अब सवाल ये था, क्या सरकार सुनेगी या दबाएगी? हवा में स्लोगन गूंज रहे थे, लेकिन दूर से पुलिस की गाड़ियां आती दिख रही थी। दिल धड़क रहा था, क्योंकि पिछले सालों में नेपाल में 14 सरकारें बदल चुकी थी, लेकिन भ्रष्टाचार वहीं का वहीं। अब वक्त है दोपहर के 12 बजे। युवा संसद भवन की तरफ बढ़े। वो गेट तोड़ने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने पहले वार्निंग दी, लेकिन भीड़ नहीं रुकी। अचानक टीयर गैस के गोले दागे गए। सड़कें धुंध से भर गई। लोग खांसते हुए भागे, लेकिन वापस आए। पानी की तोपें चली, लेकिन युवाओं का जोश कम नहीं हुआ। कैमरा रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया बंद होने से दुनिया को खबर मिलना मुश्किल था। वक्त दोपहर 2 बजे। हालात बेकाबू। युवाओं ने संसद के गेट पर आग लगा दी। पुलिस ने रबर बुलेट्स चलाई। चीखें गूंजी, लोग गिरे। लेकिन असली शौक तब आया जब लाइव फायरिंग शुरू हुई। रबर बुलेट से नहीं, असली गोलियों से। एक के बाद एक 19 युवा शहीद हो गए। सड़कें खून से लाल। 300 से ज्यादा लोग घायल। क्या ये लोकतंत्र था या तानाशाही? 5 बजे सरकार घबराई, कर्फ्यू लगा दिया। सिंगा दरबार इलाके में सेना को बुलाया गया। पीएम और प्रेसिडेंट के घर के बाहर तैनात युवा नहीं रुके। विरोध पूरे नेपाल में फैल गया। पोखरा, विराटनगर, होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल ये, क्या ये काफ़ी था? रात होने वाली थी और अंधेरे में क्या होगा कोई नहीं जानता। रात 8 बजे कर्फ्यू के बावजूद सड़कें खाली नहीं। युवा फिर इकट्ठा, मशालें जलाकर। मौत की संख्या बढ़कर 19 हो गई। यूएन और ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने जांच की मांग की। सरकार ने सोशल मीडिया बैन हटा दिया, लेकिन युवा बोले, ये काफ़ी नहीं, भ्रष्टाचार खत्म करो। रात भर तनाव, क्या कल और मौतें होंगी? महज सरकार के सोशल मीडिया बैन हटा देने से युवा चुप नहीं हुए। हाँ, ये युवाओं के लिए एक चिंगारी जरूर थी, लेकिन आग का कारण तो कुछ और ही था। आग का कारण था भ्रष्टाचार, जो अभी भी खत्म नहीं हुआ था। रात 12 बजे अचानक से कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई और सोशल मीडिया का बैन हटा दिया गया। इसकी वजह 8 तारीख की मौतों से दबाव, लेकिन युवा बोले, ये तो बस एक शुरुआत है। काठमांडू में सन्नाटा था, लेकिन हवा में आग की महक अभी भी थी। वक्त सुबह 10 बजे। युवा फिर सड़कों पर आए। कर्फ्यू के बावजूद पोखरा और दूसरे शहरों में हजारों इकट्ठा हुए। वो चिल्ला रहे थे, होली इस्तीफा दो, भ्रष्टाचार बंद। पुलिस तैयार थी, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही थी। एयरपोर्ट पर असर पड़ना शुरू हुआ। फ्लाइट्स रुकने की अफवाहें आने लगी। वक्त दोपहर 2 बजे। अब हालात बेकाबू हो रहे थे। प्रदर्शनकारी संसद के पास नील भवन इलाके में आग लगा रही थी। धुआं आसमान छू रहा था। पीएम ओली का घर गलकोट में आग के हवाले हो चुका था।
साथ में प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स के घर भी जलाए जा रहे थे। सोचिए ये रोष किस हद तक पहुंच चुका था कि एक देश के प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स के घर ही जला दिए गए। नेपाली कांग्रेस के ऑफिसेस पर भी हमला हो रहा था। पुलिस ने टीयर्स गैस भी छोड़ी, लेकिन युवा नहीं रुके। सरलाही और रेताहट में कर्फ्यू लगा, लेकिन वहाँ भी म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस जला दिया गया। वक्त दोपहर 2:20। अब वो हुआ जिसके लिए हर जेंजी प्रोटेस्ट कर रहा था, जिसके लिए इतनी लाशें गिरी, जिसके लिए नेपाल के युवा सड़क पर उतर आए थे। जी हाँ, दोपहर 2:20 पर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके बाद सैकड़ों प्रदर्शनकारी उनके ऑफिस में घुस गए। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने बोला, समस्या सुलझाने के लिए इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन युवा खुश नहीं हुए। एक नेपालीज इंडिपेंडेंट न्यूज़ वेबसाइट के एडिटर प्रतीक प्रधान ने कहा, सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रोटेस्ट सिर्फ एक बात था। देश के चलाने के तरीके से लोगों में फ्रस्ट्रेशन काफ़ी समय से उबल रहा था। लोग बहुत गुस्से में हैं और नेपाल एक बहुत नाजुक हालात में है। एक प्रोटेस्टर जिन्होंने एक चिंतित नेपाली नागरिक के नाम से ड्यूटर्स को ईमेल लिखा, उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया बैन सरकार का एक तरीका था लोगों को रोकने का, ताकि वो करप्ट पॉलिटिशियंस और सिविल सर्वेंट्स के परिवार और बच्चों की लग्जरियस जिंदगी के बारे में पोस्ट ना करें। देश भर में प्रोटेस्ट तेजी से भड़कने के बाद नेपालीज आर्मी ने हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करके मिनिस्टर्स को उनकी रेजिडेंसेस से इवैक्यूएट किया। ये स्टेप उन्होंने तब उठाया जब कई मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिशियल्स के घर, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर के घर को आग लगा दी गई थी। एम्बेसी ऑफ इंडिया काठमांडू ने एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिस्ट रिलीज की इंडियन नेशनल्स के लिए जो कि नेपाल में हैं। उन्होंने बोला कि अगर कोई से भी इंडियन को नेपाल में इमरजेंसी सिचुएशन फेस हो या किसी तरह की असिस्टेंस चाहिए तो वो नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। यदि आपका कोई जानकार, दोस्त, रिश्तेदार नेपाल में फंसा हुआ है तो ये नंबर उनके काम आ सकता है। ये नंबर है 9808602881। नेपाल में सोशल मीडिया बंद होने के विरोध में हिंसक प्रदर्शन शुरू होने से पहले एक ऑनलाइन ट्रेंड वायरल हो रहा था जो अमीर और प्रभावशाली नेताओं के बच्चों को निशाना बना रहा था। इस कैंपेन को नेपो किड कहा गया, जिसमें नेताओं और ताकतवर लोगों के बच्चों पर उनकी शानदार जिंदगी दिखाने का आरोप लगाया गया। इसमें विदेशी शिक्षा, लग्जरी गाड़ियां और महंगी छुट्टियां शामिल थी, जिनके बारे में कहा गया ये सब भ्रष्टाचार के मिले पैसे से हो रहा है। टिकटॉक यूजर ने वायरल वीडियो में कहा, नेपो किड्स अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं लेकिन ये बताते नहीं कि पैसे कहाँ से आते। नेपो किड, ये शब्द नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद से आया है। पहले ये हॉलीवुड और बॉलीवुड में स्टार किड्स के लिए इस्तेमाल हुआ, फिर फिलीपींस में नेताओं के परिवारों के लिए और अब नेपाल में चल रहा है। अगर इन सभी आर्थिक समस्याओं के लिए किसी एक चीज़ को दोष दिया जाए तो बहुत सारे नेपाली, खासकर वो जो जेन ज़ी प्रोटेस्ट में शामिल हैं, करप्शन को जिम्मेदार मानेंगे। उन्हें ये देखकर गुस्सा आता है कि कैसे कुछ अमीर लोग अपने बच्चों के लिए बड़े बड़ी ज़मीन और संपत्ति जमा कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो एक इंडिपेंडेंट संस्था है और सरकार को अकाउंटेबल बनाती है, नेपाल को एशिया के सबसे करप्ट देशों में से एक बता चुकी है। नेपालीज नेता पकड़े गए जब उन्होंने युवा लोगों से पैसा लिया जो यूएस में नौकरी ढूंढना चाहते थे, लेकिन जो असली रेफ्यूजी स्टेटस सिर्फ उन एथनिक नेपालीज के लिए था जो भूटान से डिपोर्ट हुए थे। आम नेपाली जानते हैं कि अगर सरकार के पास ज़्यादा पैसा होता तो उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती थी। हेल्थ और एजुकेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा है। किसानों के पास राइस प्लांटिंग सीजन में ज़रूरी फर्टिलाइज़र नहीं होता। काठमांडू में जीवन मुश्किल है क्योंकि यहाँ महंगाई ज़्यादा है और युवा लोग पढ़ाई और नौकरी के लिए यहीं आते हैं। इस देश की सबसे बड़ी और धीरे धीरे बढ़ने वाली समस्या नौकरियों को लेकर है। नेपाल में नौकरी पाना बहुत मुश्किल काम है। ये एक पहाड़ी देश है जहाँ 3 करोड़ लोग रहते हैं और ये इंडिया और चाइना के बीच में है। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के 2024 में पब्लिश किए गए नेपाल लिविंग स्टैंडर्ड सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी का दर 12.6% है। लेकिन ये आंकड़ा समस्या की गंभीरता को पूरी तरह नहीं दिखाता। ये सिर्फ फॉर्मल इकोनॉमी में काम करने वाले लोगों को ही दिखाता है, उन नेपाली लोगों को नहीं जो बिना ऑफिशियल नौकरी के काम करते हैं, जैसे कि फार्मिंग। और बेरोजगारी ज्यादातर युवा लोगों में ही कंसर्न होती है। अपने देश में मौका न मिलने की वजह से हर दिन हजारों युवा लड़के और लड़कियां देश छोड़कर पर्शियन गल्फ और मलेशिया जाते हैं। बुधवार की सुबह तक काठमांडू का
प्रशासनिक केंद्र एक मिसाइल हमले के बाद जैसा दिख रहा था। जली हुई इमारतें हल्की बारिश में धुएं के साथ खड़ी थी। कारों और मोटर बाइकों के जले हुए ढांचे सड़कों पर बिखरे पड़े थे। शहर के ऊपर अभी भी काले धुएं के गुबार उठ रहे थे। शहर अब लगभग पूरी तरह से लॉकडाउन में है। प्रमुख चौराहों पर सैनिक तैनात हैं जो सख्त कर्फ्यू लागू कर रहे हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि भविष्य की सरकार कैसा रूप लेगी। नेपाल में हुए प्रदर्शनों ने एक बार फिर इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि हाल के समय में सोशल मीडिया कैसे बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों और यहाँ तक कि सरकारों में बदलाव को सक्षम बनाने वाला एक साधन बन गया है। की ताकत भले ही सरकार ने कई प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए, लेकिन जेन ज़ी ने टिकटॉक और VPN जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया। टिकटॉक पर वीडियोस बनाई, #NepoKids, #PoliticiansNepoBabyNepal, इन जैसे हैशटैग्स ट्रेंड किया। नेपाल में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। नेता और उनके परिवार शानदार जिंदगी जीते हैं जबकि आम लोग गरीबी में हैं। युवाओं को नौकरी नहीं मिलती और जो मिलती है वो बहुत कम पैसे की, जैसे 14,000 रुपये महीना। कई युवा विदेश में कम वेतन वाली नौकरियों के लिए मजबूर हो जाते हैं, अपने परिवार से दूर भी रहते हैं और कमाई भी कुछ खास नहीं। सोशल मीडिया बैन को युवाओं ने अपनी आवाज़ दबाने की कोशिश माना। सोशल मीडिया उनके लिए पढ़ाई, बातचीत और काम का जरिया है। ये प्रदर्शन युवा समूहों ने शुरू किए, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी ने। ये लोग सिस्टम से तंग आ चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश में युवाओं ने ऐसे ही आंदोलन करके सरकार बदली थी और नेपाल के युवा भी ऐसा ही चाहते हैं और काफ़ी हद तक ऐसा ही कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ कनल की पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्राकर को मार दिया गया। इससे बुरा क्या होगा? आंदोलन करना ठीक है, पर आपका आंदोलन इस हद तक चला जाए, ये बहुत गलत है, निंदनीय है। बीते दिन काठमांडू के आसपास गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री की पत्नी के घर पर धावा बोल दिया। भीड़ पहले नारेबाजी कर रही थी, फिर अचानक गुस्सा इतना भड़क गया कि उन्होंने घर में आग लगा दी। उन्होंने ये तक नहीं देखा कि प्रधानमंत्री की पत्नी उसी घर के अंदर है। उनकी क्या गलती? महज ये कि वो एक प्रधानमंत्री की पत्नी है। उन्हें जबरन घर के अंदर बंद किया गया और फिर घर को आग लगाई गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर दूर से धुआं साफ दिखाई दे रहा था। पड़ोस के लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर बुरी तरह जल चुका था। कहा जा रहा है कि ये हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ गुस्से का बड़ा संकेत है। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री की पत्नी क्यों शामिल हुई? क्यों उन्हें जलाया गया? जब प्रधानमंत्री के परिवार का घर ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता अपने आप को कैसे महफूज समझेगी? जानते हैं कि ये आग सिर्फ एक मकान की नहीं बल्कि ये आग उस नाराजगी की है जो महीनों से युवाओं और आम जनता के दिलों के अंदर जल रही थी। लेकिन इस चीज़ को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। प्रदर्शनकारी कर्फ्यू तोड़ रहे हैं, इमारतों पर हमले कर रहे हैं। इससे स्थिति आगे और बिगड़ सकती है। प्रदर्शनकारी जो चाहते थे सोशल मीडिया से बैन हटाना, प्रधानमंत्री का इस्तीफा, वो उन्हें मिल चुका है। करप्शन हटाने जैसी चीज़ का रातों रात होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर उन्होंने सरकार को हिला दिया, मिनिस्टर्स जो कि करप्शन के लिए जिम्मेदार थे उनसे रेजिग्नेशन लेटर्स दे दिए, तो धीरे धीरे वो देश से करप्शन को भी हटा सकते हैं। सरकार का कहना था कि सोशल मीडिया पर गलत खबरें और फ्रॉड रोकने के लिए बैन जरूरी था। देखिए, ये एक वैध कारण भी हो सकता है। प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए थे और सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाने पड़े, सेना को बुलाना पड़ा, उनकी मजबूरी थी। सरकार ने बैन हटा लिया और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, जिससे लगता है कि कुछ हदों तक लोगों की सुनी जा रही है। अभी कोई नया नेता तय नहीं हुआ है, जिससे देश में अनस्टेबिलिटी है। जेन ज़ीज़ प्रदर्शनकारियों की मांगे हैं, भ्रष्टाचार खत्म करो, नौकरियां दो और आज़ादी। ये सही है क्योंकि नेपाल में ये समस्याएं बहुत गंभीर हैं, लेकिन हिंसा और तोड़फोड़ ने आंदोलन को कमज़ोर बना दिया। सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश और कानून व्यवस्था बनाए रखने का उनका इरादा समझ में आता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन तरीका बहुत निंदनीय, बहुत गलत। गोलीबारी और लोगों की समस्याओं को नज़रअंदाज करना भी। नेपाल के जेन ज़ीज़ का इरादा सही, लेकिन तरीका बहुत निंदनीय और बहुत गलत है। एक तरफ प्रदर्शनकारी जो सही मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन हिंसा कर कर उनकी बातें कमज़ोर हो रही हैं, उनका पक्ष कमज़ोर हो रहा है। और दूसरी तरफ है सरकार, जिसे लोगों की समस्याएं हल करनी चाहिए, लेकिन उनकी कठोर कार्रवाई स्थिति को और बिगाड़ रही है।
अब ज़रूरत ये है कि दोनों पक्ष, सरकार और प्रोटेस्टर्स, आपस में बातचीत करें, इस हिंसा को यहीं रोकें ताकि और लोगों के घर ना जलाए जाएं।